हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहाँ से अपन नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको कल बताया था कि नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको विभिन्न क्रियाओं द्वारा पादपों में अवशोषण योग्य बनाकर वापस उसे वातावरण में परिवर्तित करने की जो क्रिया वो नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन चक्र के बारे में अपन ने कल बात की थी और मैंने कल आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन जो चक्र होता है वो विभिन्न प्रकार की 4 क्रियाओं में संपन्न होता है। अपन ने जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण था उसके बारे में पढ़ रहे थे और कल अपन जो है अजैविक जो घटक थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अजैविक घटक का जो दूसरा वाला भाग है बी, वो अपन यहाँ पढ़ेंगे औद्योगिक स्तर पर। औद्योगिक स्तर पर कैसे नाइट्रोजन का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, आप सभी को पता है, आप सभी जानते होंगे कि उच्च ताप टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और जो प्रेशर है वो भी क्या होना चाहिए, उच्च। जब इन परिस्थितियों में अपन नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं तब अपने पास अमोनिया का निर्माण होता। ये तो आप सभी को पता होगा। ये विधि जो होती है, इस विधि को अपन हेबर प्रक्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेबर प्रक्रम के नाम से जानते हैं। आप सभी ये विधि पढ़ रखे होंगे। तो यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि औद्योगिक स्तर पर नाइट्रोजन का स्त्रीकरण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए, तो आप सभी को लिखना है कि उच्च ताप पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को आपस में मिलाकर अमोनिया आयन का निर्माण किया जाता है। अमोनिया आयन जो होता है अब ये पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रक्रम को अपन हेबर प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं और आपको ये इक्वेशन लिखनी है। तो औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। कौन सी गैस के द्वारा? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन के द्वारा। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो पादप होते हैं वो वातावरण में उपस्थित वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अन्य उत्पादों में बदलना पड़ता है जिससे वो पादप अवशोषण करके जीवित रह सके और ये चक्र प्रकृति में चलता रहे। तो अपन ने औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण कर लिया है। किस विधि द्वारा? हेबर प्रक्रम द्वारा निर्माण कर लिया है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया बन गई है जब इन दोनों का मिलाकर एक नया उत्पाद तैयार किया। ठीक है, तो अपने पास अजैविक घटक में या अजैविक कारकों में 2 ही थे, एक वायुमंडलीय द्वारा या तड़ित झंझावात द्वारा और दूसरा जो है औद्योगिक स्तर द्वारा। तो जो पिछला था अपन ने तड़ित झंझावात द्वारा, वो कल ही अपन ने बात कर ली थी कि जो नाइट्रोजन होती है ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाएगी, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल का निर्माण करेगी जो पादपों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपनी बात करनी किसकी, औद्योगिक स्तर अजैविक घटक के बारे में। अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो अब इसके बारे में करेंगे, जैविक घटक के बारे में, जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण। तो दूसरा जो अपना क्या था, जैविक
नाइट्रोजन स्त्रीकरण। देखिए इसकी अपन परिभाषा क्या कहेंगे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहलाती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि वो अजैविक घटक थे, मतलब निर्जीव चीजें थी, और ये है जैविक घटक, मतलब सजीव चीजें हैं। ठीक है, सजीवों द्वारा इनकी क्रियाएं संपन्न की जाती है। तो अपन को यहां लिखना है जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों में बदलने की क्रिया जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहलाती है। जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण के बारे में। अब जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण में भी अपन दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो असहजीवी संबंध और एक सहजीवी संबंध। असहजीवी का मतलब होता है जिसमें दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क के बिना संपर्क से जीवित रहते हैं, और असहजीवी में बिना संपर्क के आपस में जीवित रहते हैं। तो मैं यहां से आपको असहजीवी संबंध के बारे में बता रहा हूं। असहजीवी द्वारा किस प्रकार नाइट्रोजन का स्त्रीकरण किया जाता है। असहजीवी, तो देखिए इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे कौन सा, अवायवीय जीवाणु। तो वायवीय जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे अपन। एक तो एजोबैक्टर होता है और एक एजोमोनास होता है। अब आप सभी लोग ये तो समझते ही होंगे, जैसे अपने पिछले जो चैप्टर था, मतलब सॉरी पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने सभी ने वायवीय जीवाणुओं के बारे में और अवायवीय जीवाणु के बारे में डिस्कस किया था। मतलब वायवीय जीवाणु क्या होते हैं और अवायवीय जीवाणु क्या होते हैं। देखिए वायवीय जीवाणु का मतलब होता है जो वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपनी क्रिया प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहते हैं, उन्हें वायवीय जीवाणु कहते हैं। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं उन्हें अवायवीय जीवाणु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन ने वायवीय जीवाणु की बात की। तो ये दो प्रकार के वायवीय जीवाणु होते हैं, एजोबैक्टर और एजोमोनास, जो दोनों क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करेंगे। आप सभी को बस ये नाम याद रखने हैं कि वायवीय जीवाणु में कौन कौन से जीवाणु काम में लिए जाते हैं। ये वायवीय नाइट्रोजन स्त्रीकरण में कौन कौन से जीवाणु काम में लिए जाते हैं, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं।
बी की जो मैं बात करूं तो बी में जो बात करेंगे अपन उसकी बात करेंगे वायवीय अवायवीय जीवाणु की। ठीक है, तो एक क्लोस्ट्रीडियम जो होता है, क्लोस्ट्रीडियम, ये जो जीवाणु होता है ये अवायवीय जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषी की बात करते हैं तो अपन ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषी में जैसे क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन यहाँ क्लोरोबियम जो एक जीवाणु होगा जो क्या करेगा, यहाँ से जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के जो उत्पाद होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देता है। जब लास्ट में क्या होगा कि ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये दो दिन में कल तक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो मैं बताऊंगा आप सभी को कि एजोबैक्टर क्या काम करता है और एजोमोनास क्या काम करता है। तो आप सभी को ये याद रखना है कि कहाँ एजोबैक्टर होता है और कहाँ जो है क्लोस्ट्रीडियम होता है। जब अपन नाइट्रोजन साइकिल को पूरा डायग्राम चार्ट बनाएंगे उसका, तब मैं बताऊंगा कि जैसे कैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन उनके विभिन्न यौगिकों में कन्वर्ट होती है, फिर कैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा उनको कन्वर्ट किया जाता है। तब तक आप सभी को इन जीवाणुओं के नाम याद रखने हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ये वाले जो जीवाणु है वायवीय जीवाणु और अवायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु को तो अभी एक बार ही पूछा गया है, लेकिन अवायवीय जीवाणु को बहुत बार पूछ लिया गया है कि कौन से अवायवीय जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले अवायवीय जीवाणु के नाम बताइए। तो आप सभी को यदि अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी परसेंटेज प्रदर्शित करनी है, तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा, इनके नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। अब सी की जो मैं बात कर रहा हूं तो सी होते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक है, तीसरे की किसकी बात करेंगे अपन, नील हरित शैवाल की। तो आप सभी ने पिछली क्लास में देखा होगा कि RH व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पंच जगतीय प्रणाली दी थी। उस पंच जगतीय प्रणाली में जैसे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया को रखा गया था। तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो मोनेरा जो जगत होता है उस मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी प्रकार के बैक्टीरिया या सभी प्रकार के जीवाणुओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे किसको सुन तो बीजे की बात की अपन ने नील हरित शैवाल की। तो नील हरित जो शैवाल था, ठीक है, उसको सभी को अपन ने मोनेरा संघ में रखा गया था। और मोनेरा संघ में मैंने आप सभी को एक डायग्राम बनवाया था। उस डायग्राम को मैं यहां प्रदर्शित करता हूं कि क्या डायग्राम था वो। तो देखिए इस तरीके का आपके पास डायग्राम था एक। ये म्यूकस श्लेष्मा का आवरण था। यहाँ एक कोशिका थी इथेरोसिस, यहाँ अपने पास हिटेरोसिस्ट कोशिकाएं थी, आप सभी को पता है। ठीक है, हिटेरोसिस्ट जो कोशिकाएं थी ये क्या कर रही थी, जो वायुमंडल जो चावल के जो खेत थे उस चावल के खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में काम में ली जा रही थी। तो यहां से जो इन्हीं को अपन बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जिसमें अपने पास एनाबिना और नो स्ट्रोक आते हैं, एनाबिना और नो स्ट्रोक आते हैं। और साथ ही साथ
इस सदी संघ को अपन ने इंक्लूड किया था किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। आप सभी को पता था कि मोनेरा जो संघ को अपन ने दो क्लास में डिवाइड किया था, एक तो यूबैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर अपन ने इनकी बात की थी, एनाबिना नॉन स्टोक्स की बात की थी, जिसमें ये जो एनाबिना है इसकी एक संरचना है, चारों तरफ म्यूकस का आवरण, श्लेष्मा का आवरण लगा हुआ है और उसके बीच में जो कोशिका हेटेरोसिस्ट कोशिका है जो क्या कर रही थी, ये कोशिका हेटेरोसिस्ट जो कोशिका थी, ये कोशिकाओं के द्वारा चावल के खेतों में नाइट्रोजन का स्त्रीकरण किया जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार जो होते हैं नील हरी शैवाल भी क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। अब अपन आ जाते हैं दूसरा सहजीवी संबंध के बारे में। सहजीवी तो मैंने आप सभी को जैसे कल भी बहुत सारे उदाहरण दे दिए थे, जैसे पाइनस के पेड़ में पाइनस की जो जड़ें होती है उनमें माइकोराइजा जो उत्पादक होता है वो माइकोराइजा जो होता है वो उपस्थित रहता है। पाइनस का पेड़ माइकोराइजा के बिना वृद्धि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां अपन ने बात की है सहजीवी संबंध के बारे में। तो देखिए लेगुमिनेसी जो कुल के जो पादप होते हैं, उन लेगुमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में, लेगुमिनेसी कुल के जो पादप है उनके पादपों की जड़ों में राइजोबियम का जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम का जीवाणु क्या करता है, इस मृदा में जो उपस्थित है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन उपस्थित होगी उस नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करेगा। मतलब इस जो लेगुमिनेसी जो पादप होते हैं उन लेगुमिनेसी पादपों के अवशोषण के योग्य बनाएगा। जो मृदा में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उस मृदा की नाइट्रोजन को क्या करेगा, पादपों के अवशोषण के लिए बनाएगा। ठीक है, तो यहां से लेगुमिनेसी कुल के पादपों की बात की, राइजोबियम पाया जाता है जो क्या करता है, मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। दूसरा जब मैं बात करूं लेगुमिनेसी पादप का कुल, लेगुमिनेसी कुल के पादपों का सदस्य है जिसमें फ्रैंकिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ये पाया जाता है जो यहाँ नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन है उसका स्त्रीकरण करता है। तो सहजीवी प्रकार के संबंध में ये संबंध हो गया। कल अपन देखेंगे कि जो होते हैं ना, जो जीवाणु कैसे इनकी जड़ों को संक्रमित करते हैं और गुलिकाओं का निर्माण करते हैं। गुलिकाओं का मतलब यहाँ से गांठ बना लेते हैं, तो वो अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।